आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में पहले तो हम देख लें क्या क्या पढ़ा था हमने। लास्ट क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और सोलेनाइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था हमने, और एनर्जी हमने पढ़ा था, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देख रखी हैं। अब जो है आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। कहानी सुनिए, ध्यान से समझिए। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है? जैसे मान लो अभी तो खुद के करंट की वजह से खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा था, और उसकी वजह से जो है फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो ये तो अपने खुद के करंट की वजह से हो रहा था। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉइल है और एक कॉइल यहाँ है, ये है, इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, इसको इसको जो है C1 बोल रहा हूँ, कॉइल 1, इसको C2 बोल रहा हूँ, कॉइल 2। इसमें मान लो करंट बह रहा है I1, इसमें I1 करंट जो है बह रहा है, ठीक है। ये I1 करंट क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इस तरह से प्रोड्यूस होंगी, ठीक। तो मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है C2 में भी जा रही है, ठीक है। मतलब C2 में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? फ्लक्स जनरेट कर रही है। अब जरा समझिएगा, मतलब C2 का जो फ्लक्स है उसको हम phi2 बोलते हैं, और C2 में n नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको हम N2 बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये टोटल फ्लक्स जो आया N2 phi2, ठीक। तो N2 phi2 का क्या मतलब है? सेकंड कॉइल में फ्लक्स। तो ये फ्लक्स आएगा किसकी वजह से? फर्स्ट की वजह से, फर्स्ट वाले की वजह से, तो I1 की वजह से। जैसे अगर आपने कल देखा था एक चीज कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, लेकिन ये सेल्फ के लिए देखा था। उसी तरह से यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें कोई करंट नहीं, इसमें केवल करंट है। इसका जो फ्लक्स होगा N2 phi, ये फ्लक्स जो होगा I1 पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्स इस लूप की वजह से, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, N2 phi2 जो होता है, यहाँ पे एक M लगता है। M को ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का क्या मतलब है कि एक कॉइल के अंदर फ्लक्स का प्रोड्यूस होना दूसरे वाले कॉइल के करंट की वजह से, तो इसी को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ पे जो M होता है इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, या कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। M को क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये लिखने का तरीका होता है M का। M को हम लिखते हैं M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, ठीक है। दूसरे वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस है किसकी वजह से? 1 की वजह से। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं, यहाँ से ये पूरी कहानी समझ में आई, ये पहला इस तरह से हमको समझ में आया। सिमिलरली अगर आप बात करें कि इसमें करंट बह रहा होता, इसमें नहीं होता, तो इसके द्वारा इसमें एक जो है फ्लक्स इंड्यूस होता है, दैट फ्लक्स यानी कि N1 phi1, मतलब टोटल फ्लक्स इन पहला वाला कॉइल जो होता वो प्रोपोर्शनल होता दूसरे वाले के करंट के, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर फ्लक्स। यानी N1 phi1 जो है उसको आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो M लगा। M को क्या कहते हैं? पहले वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसकी वजह से? दूसरे वाले की वजह से। किसी किसी किताब में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसको M12 लिख दिया है, इसको M21 लिख दिया है, वो उनके एक्सप्लेन करने का तरीका है। बट वी शुड फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो है आपका यही है, इसी को फॉलो करिए, और किसी भी किताब या कॉपी का नोट्स का आपको कॉपी नहीं करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो हम कंफ्यूज ना हो। आने वाले टाइम में मैं एक चीज दिखाऊंगा, अभी प्रूफ करूंगा, ये इसको आप M21 लिख दें या M12 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये M21 और M12 दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। अभी हम आने वाले टाइम में इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है।
तो ये वैल्यू जो होती है M12 और M21 ये सेम होती है, तो आप सिंपली M लिख के छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब क्या कहने का है, मतलब ये कहने का है किसी भी टू कॉइल सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉमन होता है। मतलब जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका होगा। मतलब समझो सेल्फ इंडक्टेंस अपना होता है, एल जो है वो अपना है, खुद का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी करंट कैरिंग सर्किट, सॉलिनॉइड का या सबका। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पेयर्स का होता है। मतलब M की वैल्यू जो इसके लिए होगी वही इसके लिए होगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत एकदम नहीं। ये हम प्रूफ कर लेंगे, M21 जो है M12 के बराबर आएगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ध्यान देना, तो मतलब समझ में आया कि नाम में कुछ नहीं रखा है भाई साहब, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, डरने और घबराने की जरूरत एकदम नहीं। ये क्लियर, एक का फ्लक्स दूसरे के करंट पर डिपेंड कर रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये तो पहली डिफिनेशन है, जैसे हमने इंडक्टेंस में करा था, मतलब वहां पे जो फ्लक्स था वो आई के प्रोपोर्शनल था, तो n phi इक्वल्स टू हम एल आई करते थे। तो गुरुजी एल को आप म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस कहते थे, इसका यूनिट आपने बता दिया था हेनरी होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, इसका भी यूनिट हेनरी ही होता है। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो ये पहला डिफिनेशन हमने दो तरीके से डिफाइन किया। दूसरी बात कि भाई दूसरे वाले का फ्लक्स पहले वाले के करंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर पहले वाले का करंट चेंज हुआ तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और इसका फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, फैराडेज लॉ। ठीक, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा कि इसका जो फ्लक्स, मतलब जो फ्लक्स ये चेंज कर रहा है उसको अपोज करे, यानी कि लेंज लॉ। वो सारी चीजें यहाँ पे फॉलो होंगी। मतलब सिंपल सा है कि E2 क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल। किस बात पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहले वाले में करंट का चेंज कैसा है, पहले वाले में करंट का चेंज कैसा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि फ्लक्स चेंज इसमें जो कराएगा वही जो होगा, इसमें जो करंट फ्लक्स चेंज कराएगा वही ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स चेंज इसका करा कौन रहा है, यानी कि ईएमएफ इसका इंड्यूस करा कौन रहा है, इसका करंट चेंज। तो यहाँ पे E2 की जो वैल्यू है वो क्या है, di1 अपॉन dt। तो EMF induced in second coil is directly proportional to change in current या फिर rate of change in current in first coil। तो यहाँ पे भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, माइनस m di1 by dt करते हो। इसको आप क्या लिखोगे, ऑब्वियसली 2 1 लिखोगे। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं, आता है नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल m लिखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये जो आता है निगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है वो आपको पहले से ही पता है, लेंज लॉ, मतलब अपोज करेगा भाई वो चेंज को। ठीक, सिमिलरली अगर आप E1 की बात करो, पहले वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से होगा, दूसरे वाले के करंट के चेंज की वजह से होगा, यानी कि दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 dt। तो E1 का जो वैल्यू होगा वो होगा m माइनस di2 अपॉन dt। M को नाम आप दे सकते हैं, पहलका का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरका वाले की वजह से बात खत्म हो गई। ठीक है, M12 लिख दो, ये आया। दोनों चीजें समझ में आई होंगी आई होप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो ये जो है कहीं और से नहीं आया है, ये कहीं और से नहीं आया है, यहीं से आया है। एक काम करो, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, डिफरेंशिएट करो। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो n1 बाहर हो जाएगा, और d1 अपॉन dt की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो है M12 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा di2 अपॉन dt। याद होगा ये जो है माइनस ई होता है, यही क्या होता है माइनस ई, कौन सा लॉ, फैराडे लॉ। ई इक्वल टू जब माइनस ई रखोगे तो ये माइनस M12 di2 अपॉन dt चला है। ठीक है, di2 अपॉन dt यहाँ पे आ जाएगा, देखो यही वाली चीज आई हुई है। ठीक, तो कहीं और से आता नहीं है, चीजें यहीं से आती हैं। ठीक, तो मैं इसलिए बताया हूँ इसको इस तरह से कि आप सेल्फ इंडक्टेंस और इसमें कोई आपको जो है कंफ्यूजन ना हो,
दोनों चीजें एक तरह से ये डिफाइन होती हैं, बशर्ते यहाँ पे दो कॉइल्स का सिस्टम है, वहां वो सेल्फ होता है अपने वजह से। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस की पूरी कहानी। अब जो है इतना आपको समझ में आया होगा, कुछ चीजें प्रूफ करनी है, लगे यार हम सारा प्रूविंग कर लें, फिर देखेंगे कि लिखना कहाँ से है। ठीक, घबराओ मत। अब देखो जरा इसमें मिटा रहे हैं। एक चीज समझिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोशिश करिएगा कि फार्मूला रट के, ठीक है फार्मूला रट आदमी याद करता है ऐसा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में आप प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक ये जो है कॉइल है या सोलेनॉइड है, जिसका रेडियस जो है R1 है, इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। सारी बातें क्लियर? इसके अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो है L1। ठीक बात। अब देखो यहाँ पे एक जो है कॉइल ऐसा लगा हुआ है, मतलब पूरा जो है उसको अपने अंदर ले रखा है। ठीक, इसका जो रेडियस हुआ है वो R2 है, इसमें N2 है, इसमें जो करंट हुआ जा रहा है वो N2 I2 जा रहा है। ठीक, इसका कोई लेंथ नहीं, ठीक लेंथ सेम नहीं, ध्यान से समझिए। अब जो है हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है कि R2 वाले कॉइल का मतलब C2 का, इसको C2 बोल दो, इसको C1, C2 का कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, और C1 यानी कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। देख लिया जाए। सबसे पहले जो है हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है निकालने जा रहे हैं हम किसका, 1 वाले का। ठीक है, ध्यान से देखना, देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एक काम करो, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2 निकालना है तो ये क्या होगा, सिंपली यहाँ पे ये होगा N1 ∅1 अपॉन I2। नहीं आ रहा है, देखो यहाँ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए I2 के। N1 ∅1 जो होगा वो M12 I2 होगा। ठीक है, मतलब पहले वाले के अंदर जितना फ्लक्स है वो, मतलब ये जो करंट यहाँ से पास कर रहा है जो है उसके करंट के प्रोपोर्शनल होगा सेकंड वाले के। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी, तो ये M12 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, N1 ∅1 अपॉन, यही आएगी N1 ∅1 अपॉन I2। ठीक है, अब बात है कि ∅1 निकालें, ∅1 निकालें भाई। ∅1 क्या है, N1 अभी रहने दो, ∅1 निकालें, मतलब फ्लक्स इन C1, मतलब पहला वाला कॉइल। तो पहले वाले कॉइल में फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, दूसरे वाले की वजह से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हम लिख लें, ये B इंटू एस होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा, अगर पहले वाले का फ्लक्स चेंज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन, दूसरा वाला। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू नॉट Ni, मतलब कि N2 I2 टू S। ठीक है, यही होगा म्यू नॉट N2 I2 इंटू S। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जरा देखो, म्यू नॉट N2 को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, N2 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N2 का आप देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N2 है, और पर यूनिट लेंथ की अगर आप बात करोगे तो पूरे लेंथ में जो है यहाँ पे, भले इसके पास लेंथ नहीं, लेकिन पूरे लेंथ में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या है, वो जो होगा मिलेगा पूरे लेंथ में। तो यहाँ पे जो है आपको N2 अपॉन L1 इंटू I2 S L1, ये क्या आएगा, ∅1 की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ∅1 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जरा देखना, अब बात ये S की करें जरा, ये सरफेस एरिया कितना होगा,
तो I2 वाला जो है यहाँ पे यहाँ पे देखना मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस कर दिया, सेकंड वाले ने। सेकंड वाले की ही वजह से जो है फर्स्ट वाले में फ्लक्स लेना है, तो फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू S। तो करंट जब I2 हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब I2 वाले की वजह से जब हम देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने I2 का ले लिया, म्यू नॉट N2I2। ठीक, S की बात करें कि सरफेस एरिया कौन सा होगा, तो आप देखिए फ्लक्स कितने एरिया में कन्फाइंड है, फ्लक्स जो है कितने एरिया में कन्फाइंड है, बस इतने ही एरिया में कन्फाइंड है। बाहर वाला एरिया लेने का कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि फ्लक्स तो भैया एक बात बताओ, इसके अंदर जो मतलब φ1 है, फ्लक्स जो ये कॉइल C1 में ले रहे हो, उस कॉइल C1 का जो फ्लक्स है वो कितने एरिया में कन्फाइंड है, वो केवल और केवल इतने ही एरिया में है, बाहर वाला एरिया हमको लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझिए। और अब तुमको लग रहा होगा कि सर जी मैग्नेटिक फील्ड तो हम पूरा लिए हैं, तो तुमको पता होगा कि सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड तो ले लिए, लेकिन सरफेस एरिया की बात करें इतना ही एरिया लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा म्यू नॉट N2I2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1। ये क्या आया, ये φ1 आया, ये क्या आया, φ1 आया। इस φ1 की वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो M12 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 φ1 की अगर आप वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट N2I2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1। ठीक है, और I2 जो पहले से था, I2 से I2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे M12 की वैल्यू कितनी आएगी, M12 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी N1 म्यू नॉट, एक काम करें ऐसा लिखें, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1 आएगा ना, यही चीज आएगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1। ठीक है, ये क्या आया, म्यूचुअल इंडक्शन आया, किसका, पहले का, किसकी वजह से, दूसरे वाले की वजह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जरा हम एक काम करें, ये पहले वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाल लिया, अब सेकंड वाले का निकालें। ठीक है, सेकंड वाले का हम निकालने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिखना अभी नहीं है, बस समझना, प्रोसीजर समझो, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। चला एक लोग जिसका एकदम क्लियर हो, दीपक तुम्हारा एकदम क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा इसका भी एकदम क्लियर हो, ले लिया, कौन लिया, हाँ ले। ठीक, चल मिटा रहा हूँ। देखो भाई, एक चीज याद रखना, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एग्जाम टाइम में कि एरिया कौन सा लेना है, करंट कौन सा लेना है। ठीक है, तो बहुत आराम से बारीकी से करना। अभी हमने पहले वाले का क्या किया है, फ्लक्स निकाला है टोटल। अब हम दूसरे वाले का अगर देखें कि N2 जो होगा वो I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी N2 जो होगा वो जो होगा M21 I1 लिख देंगे हम। ठीक है, M21 I1 लिख देंगे। ठीक, जरा एक काम करो, साइड में मुझे M12 बता दो यार, किसी को याद है क्या वैल्यू, ये था तुम्हारा म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर अपॉन L1, यही था ना, यही चीज था। चलो, तो अब हमको तो ये निकालना है, ये तो बस मैंने लिख दिया। अभी देखो यहाँ पे M21 निकालना है तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन I1। तो φ2 का काम है निकालना, φ2 निकाला जाए, φ2 निकाला जाए, B इंटू एस। φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स सेकंड वाले के अंदर होगा किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, मतलब फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सेकंड वाले का जो है फ्लक्स जनरेट कराएगी, यानी म्यू नॉट N1 I1, बोलो हाँ या ना, म्यू नॉट N1 I1 पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड। सरफेस एरिया की बात करें तो बड़े वाले का सरफेस, देखो आप बड़े वाले का फ्लक्स लिख रहे हो, तो बड़े वाले का सरफेस एरिया लोगे कि छोटे वाले का सरफेस एरिया लोगे, ये बताओ। तो बेटा अभी भी मैग्नेटिक फील्ड खाली इतने, अब तो मैग्नेटिक फील्ड बस इतने ही रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड अब तो इतने ही रीजन में, अभी भी एरिया यही लेंगे। यही बात ध्यान देनी होती इस केस में कि जब छोटा और बड़ा R1 और R2 का ये जो लूप है एक दूसरे पर रैप किए रहे हो, तो दोनों केसेस में एरिया छोटा वाला ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि पहले वाले केस में भी जो है छोटे वाले में ही मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड था, उतने में ही फ्लक्स था, और दूसरे वाले केस में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही इतने में। समझ रहे हो कि नहीं,
ये ध्यान देना, यानी कि यहाँ भी पाई R1 स्क्वायर ही लेना है, यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ में यही होता है कंफ्यूजन, सेकंड वाले का फ्लक्स लिखते हैं तो दूसरे वाले का एरिया लिख देता है। अरे क्यों लिखेंगे दूसरे वाले का? आप खुद सोचो ना कि दूसरे वाले का भले ही आप फ्लक्स लिख रहे हो, लेकिन उसका जो फ्लक्स है वो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, और ये वाले सोलेनाइड में बाहर कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या? तो जब बाहर कहीं मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया लेके क्या करेंगे? ये सोचो, एरिया तो खाली यही लेना है ना, तो मैं ये पाई R1 स्क्वायर, ठीक। बाकी म्यू नॉट N1 को लिख सकते हैं हम N1 अपॉन L1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे बोलो यार, ठीक है। ये I1 हो गया, यहाँ पाई R1 स्क्वायर, ये phi1 आ गया, phi2 आ गया, सॉरी phi2 आ गया। अब इस phi2 की वैल्यू यहाँ रखिए, जब रखोगे बाबू N2 phi2 की वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर अपॉन L1 I1 से I1 निपटा, आया आंसर क्या? म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर अपॉन L1। मिला लो इसको और इसको, देखो सेम है कि नहीं। म्यू नॉट पाई पाई N1 N1 N2 N2 R1 स्क्वायर L1 L1। और मैंने पहले बोला था कि पेयर्स का म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है, मतलब दोनों म्यूचुअल इंडक्शंस क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना, लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं, ठीक। एनसीईआरटी में जो है वो क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फिलहाल ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसका भी ले लो भैया स्क्रीनशॉट, ले लो भाई साहब। दीपक हो जाए तो बताना। यस सर। ठीक, तो इसका जो प्रूफ है वो एनसीईआरटी में है नहीं, अभी एनसीईआरटी में थोड़ा अलग है। उसमें क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें जो है ये जो बड़ा वाला कॉइल लियो ना, ये तो उसकी भी लेंथ जो है पूरी है, ठीक है, उसकी भी लेंथ पूरी है। तो मैं तो अभी एक झटके में इस फार्मूले से वो वाला फार्मूला निकाल दूंगा तुम्हारा एनसीईआरटी का। देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि बोर्ड में प्रूफ आता है, ये भी कर दोगे, कोई परेशानी नहीं है। वहां पे क्या होता है एनसीईआरटी में, जो कंडीशन है वो क्या है, ये नीचे वाला कॉइल और बड़ा वाला कॉइल भी जो है कंप्लीटली रैप किया होगा, मतलब जो पूरी लेंथ है वो कितनी है? L। पूरी लेंथ है वो कितनी है? L, ठीक है। एक काम करें, यहाँ पे बाबू देखो, ये N1 अपॉन L1 को हम स्मॉल n1 लिख सकते हैं कि नहीं? स्मॉल n1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। आप ऊपर नीचे L2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे L2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। इसको क्या लिख देंगे तब? स्मॉल n2। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट पाई स्मॉल n1 स्मॉल n2 R1 स्क्वायर, और ये L2 है। तो अभी के केस में L2 मतलब छोटे सेकंड का होना चाहिए था, लेकिन अभी जब पूरा लेंगे आप तो सबका लेंथ क्या होता है? सेम, मतलब L2 को हम L लिख सकते हैं, ये आया। सिमिलरली यहाँ N1 अपॉन L1 को आप स्मॉल n1 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे L2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर ये जो है ये स्मॉल n2 बन जाएगा, तो फिर यही वाला फॉर्मूला उठ के चला है। तो एनसीईआरटी में यही है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो है यही है, स्मॉल n के टर्म में दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि पूरा लेंथ लिया है। और मैंने क्या लिया था? पूरा लेंथ अभी नहीं लिया था, क्योंकि इससे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, तो कभी भी रटिएगा तो एकदम नहीं, ठीक है। तो बाकी इसका प्रूफ हमको करना है सेम उसी सिचुएशन से, अभी हम करते हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो अपने एनसीईआरटी में जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंडीशन सोलेनॉइड के लिए वो हम प्रूफ करते हैं। एक छोटा सोलेनॉइड है, सारी कंडीशंस दे रखी हैं, और एक जो है इसी को पूरा रैप करते हुए बड़ा सा ऐसा सोलेनॉइड है, ठीक है। ये छोटे वाले का सारा दिया हुआ है R1 N1, लेंथ तो चलो अब दोनों का सेम होगा, करंट I1, ठीक है। इसका दिया हुआ है
R2, अभी आपको N2 ले लो, कोई परेशानी नहीं है, स्मॉल वाला ले लो, ठीक है, कैपिटल भी ले सकते हो, स्मॉल भी ले सकते हो, लेकिन जब पर यूनिट लेंथ लोगे अपने आप वो स्मॉल में बदल जाएगा, जो जैसा अभी मैं करके दिखाया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हम एक काम करें, टोटल फ्लक्स लिखें सेकंड वाले, दैट सेकंड वाला फ्लक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे भैया, I1 पे, यानी N2 phi2 जो होगा दैट विल बी M21, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकंड ड्यू टू 1, ये होगा, यही हमको निकालना है, यही निकालना है, phi2 निकाल लिया जा सकता है, phi2 निकाल लिया, phi2 निकालोगे तो दिस विल बी PS, B किसका होगा, अगर सेकंड का फ्लक्स है तो इसका फ्लक्स फर्स्ट वाले की वजह से होगा, यानी कि फर्स्ट वाले का मैग्नेटिक फील्ड लेना है म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। और सरफेस एरिया की अगर आप बात करोगे, एक बात बताओ, ये जो पहला छोटा वाला है यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, छोटे वाले के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, एकदम नहीं। ये जो एरिया दिख रहा है पूरा आउटर एरिया, इसको लेने की जरूरत है क्या, एकदम नहीं, मतलब आपको स्मॉल एरिया ही लेना है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे तो 5 निकाले तो भी, 5 निकालोगे तो भी स्मॉल एरिया ही लेना है, क्यों लेना है वो आपको क्लियर पिछले अभी बताया है मैंने। तो यहाँ पे एरिया जब आप लोगे तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आया भाई, ये आया phi2 की वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये phi2 की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, N2 अपॉन I1 इंटू phi2 की वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर, I1 से I1 निपटे भाई साहब, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे जो है L से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे N2 अपॉन L क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, N2, यानी कि ये M21 जब लिखोगे तो म्यू2 N1 म्यू नॉट N1, और ये N2 हो गया N2, और ये क्या है, कट गया है पाई R1 स्क्वायर L, यानी म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर L। मैं बताऊं, कई बार खाली फार्मूला पूछ दिया है, कई बार जो है केवल फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो वो घुमाएगा इसी में, R1 की जगह R2 लिख देगा, नीचे L1 से डिवाइड कर देगा, L2 से डिवाइड कर देगा, तो परेशान एकदम नहीं होना है। जो पहला हमने केस लिया था जिसमें ये जो बड़ा वाला सोलेनोइड था सेकंड नंबर, उसमें लेंथ सेम नहीं थी, उस केस में भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लेंथ अभी सेम है तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन आएगा। सिमिलरली ये आपका काम है, सिमिलरली आप ये निकालोगे, और मैंने बता दिया है कि म्यूचुअल इंडक्शन किसी एक कॉइल का नहीं होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पेयर्स के होते हैं, पेयर ऑफ कॉइल का होता है, ठीक है। यानी ये कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यानी कि अगर जैसे मान लो आप M21 निकालो, इसी तरह से M12 की वैल्यू भी यही आ जाएगी, म्यू नॉट पाई N1 N2 R1 स्क्वायर L, ये वाला आप करके आइए, करके आना, प्रूफ करना इसको, ठीक है, तो ध्यान देना, ठीक। तो एकदम सेम सिचुएशन ऐसी बनेगी और प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ में आया, ठीक है, बस यही हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस था, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो ये तो सोलेनाइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस था, और फॉर्मूले भी हमने देख लिया बेसिक म्यूचुअल इंडक्टेंस के क्या होते हैं। तो यहाँ से आप ये सब बातें जो है ध्यान दीजिए, और कैसे लिखना है, ये एनसीईआरटी ही है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, यही सारी चीजें हैं, सब देखो लिखा हुआ है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है,
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं, इंडक्शन भी कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ठीक है। तो ये मैंने प्रूफ करा दिया, आप करना, ठीक। और फाइनली देखो लिखा भी हुआ है कि भाई ये होगा, ठीक है। और इसको हम, अच्छा हाँ एक चीज और बाबू, एक चीज और, जैसे देखो कह रहा है कि अगर मान लो एयर, हमने तो ये जो प्रूफ की हो ना ये एयर के लिए की हो, अगर कोई मीडियम आ जाए जिसका परमिएबिलिटी दिया रहे तो न्यू नॉट की जगह आपको न्यू लिखना पड़ेगा, उस मीडियम का परमिएबिलिटी, तो उस न्यू को हम न्यू आर इंटू न्यू नॉट लिख सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो वही देखो न्यू आर इंटू न्यू नॉट लिखा हुआ है, कह रहा है कि अगर मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है तो, समझ गए। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये आपका एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, इसको आप करिए। करिए क्या करिएगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ रेडियस r1 एंड अदर इज r2। अभी सोलेनॉइड नहीं है, कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ध्यान देना है। तो यहीं यहाँ पे भी तुमको क्या कोई एक्सेली रखे हुए हैं, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। तो आपको यही बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो है सर्कुलर कॉइल, अभी हम सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लेते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, सोलेनॉइड का न लेते हुए हमको सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। कुछ इसमें सोचने समझने की बात नहीं, तो इसको कर लोगे ना यार, कर लेना, ठीक है। उसी तरह जैसे प्रूफ है, और ये चीज तो मैं बता ही दिया, ठीक, ये भी समझ गए, बाकी सब बता दिया, कुछ बचा नहीं। हाँ दो चीजें हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है भाई, शेप साइज पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये भी आपको पता होगा, है ना। उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो यहाँ पे क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट्स, पहली बात ध्यान देना, क्लोजनेस ऑफ टू सर्किट का मतलब जैसे मान लो एक सर्किट यहाँ है, दूसरा वाला सर्किट यहाँ है, इनको नजदीक करो ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस, इनको दूर करो कम म्यूचुअल इंडक्टेंस। भाई दूरी बढ़ेगी, फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स का लिंक घटेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होता जाता है, जैसे जैसे क्लोज आते जाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता जाता है। तो रिलेटिव क्लोजनेस जो है वो ध्यान देना दो सर्किट्स का, ओरिएंटेशन, साइज और नंबर ऑफ टर्न्स, तो इन सब बातों पे जो है डिपेंड करता है, ठीक है। ये ध्यान देना है बाबू। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। जेई में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड। तो कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सर्किट का जो है सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में निकालना है। जैसे मान लो दो सर्किट है, एक सर्किट यहाँ एक सर्किट यहाँ, तो जो अभी पूछा था दीपक कि सर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो साथ ही साथ सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होगा, तो वही वाली बात, भाई दो सर्किट्स हैं, इन दोनों के अंदर करंट है, तो इन दोनों के अंदर जब करंट होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा और इसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। तो देखो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो ये होगा, यहाँ पे देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है पहले वाले कॉइल का लिख दिया, सेकंड वाले कॉइल का लिख दिया, ठीक है, और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया पहले का, सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया सेकंड का, लिख दिया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये बात तो आपको पता ही है कि अगर हम देखें, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो फ्लक्स है कॉइल 2 का कॉइल 1 के, मतलब सारा का सारा फ्लक्स जो है लिंक हो रहा है एक साथ, मतलब फ्लक्स को अगर हम इक्वल कर रहे हैं तब जो फ्लक्स का लिंकेज जो है कंप्लीटली है, कोई फ्लक्स वेस्ट नहीं हो रहा है, फ्लक्स का लिंकेज कंप्लीटली है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, सेम होगा, वही यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब सेम हो गए हैं तो m स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी। जब इन वैल्यूज को तुम ध्यान से देखोगे तो ये L1 और L2 का भी मल्टीप्लीकेशन होगा, वही L1 L2 का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जब स्क्वायर हटाते हैं हम तो अंडर रूट L1 L2 हो जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो अंडर रूट L1 L2 होती है। तो नीट में यही सवाल पूछा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस दो कॉइल का दे दिया है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना था, बस जस्ट अगर ये फॉर्मूला याद है अंडर रूट L1 L2 तो आप वो न्यूमेरिकल कर ले जाते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस दो कॉइल का दिया रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर उनके बीच का निकालना है वो भी मैक्सिमम, तो क्या होगा अंडर रूट L1 L2। अभी वही कह रहा है कि कंप्लीट फ्लक्स एसोसिएट ना हो एक कॉइल का दूसरे कॉइल में, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है कंप्लीट फ्लक्स एसोसिएट नहीं होता है तो एक के आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये फ्लक्स जो होता है वो जो है K2 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, के जो है के इज अ नंबर, कुछ है यहाँ पे सीन नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे फ्लक्स हो रहा था ना इक्वल हो रहा, लेकिन अब ये फ्लक्स इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे एक जो पहले वाले का फ्लक्स होगा, ठीक है, सेकंड वाले का फ्लक्स लिंक जो है कंप्लीटली नहीं होगा, वो
कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाले का जो फ्लक्स होगा, पहले वाले का फ्लक्स उसमें कंप्लीटली लिंक नहीं होगा, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा। तो वही चीज यहाँ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो के के टर्म में जो है तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पे के के टर्म, के क्या होगा, के विल बी अंडर रूट k1 k2। ये वैल्यूज दी रहती हैं। कॉइल 1 का के दिया रहेगा, एक कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है, और कॉइल 2 का एक कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये एक फ्रैक्शन होता है बस, और कुछ नहीं है, लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो यही ध्यान देना है। तो वहां पे कॉइल 1 कॉइल 2 का दिया रहेगा, तो उन कॉइल 1 और कॉइल 2 के जो कांस्टेंट्स होते हैं उनका अंडर रूट पहले लेना है, उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सेम है। वैसे मैक्सिमम पूछता है बेसिकली। तो यहाँ पे जब बोला है कि जब कंप्लीटली लिंकेज ना हो तब ये सीन है। तो अब ये अपने नोट्स में दोनों चीज आप रख लेना, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स देखना है। सारे प्रूफ जो है, देखो मैं कुछ इसलिए हाथ पर नहीं चला रहा हूँ कि सारे प्रूफ जो है पुराने रेजिस्टेंस वाले प्रूफ के जैसे हैं, ठीक है। तो जैसे एक चीज समझो, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, एक लिस्ट आप तैयार करिएगा। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, याद होगा थर्मल कंडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन भी मैं बताया हूँ। थर्मल कंडक्टिविटी का वहां थोड़ा सीन अलग होता है, थर्मल कंडक्टिविटी में उसका कॉम्बिनेशन, और ये इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग आप एक लिस्ट पे बना दोगे तो ढूंढ, जैसे होता क्या है, मैं जब पढ़ता हूँ या पढ़ता था या अभी पढ़ता हूँ, जैसे मान लो यहाँ इंडक्टर का कॉम्बिनेशन आया ना, तो मेरे दिमाग में बाकी सब भी चलने लगते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा। तो आप जब एक जगह लिख दोगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा 5 बार, एक जगह रहेगा तो आप तुरंत जो है एक ही बार खोलोगे तो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सबका एक साथ दिख जाएगा। तो वहाँ ये कंडक्टिविटी जो है, थर्मल कंडक्टिविटी, उसका भी कॉम्बिनेशन होता है। तो उसी चीजें जो है आप एक जगह आप बना लें और अपने दीवार वगैरह पे चिपका लें, ताकि रिवीजन होता रहा करे, कंफ्यूजन ना रहा करे, तो उससे आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होता है तो सिंपल सा ध्यान रखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है, अगर मान लो यहाँ पे है L1 L2 L3, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है L1 ये आप प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ किया नहीं है ये, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। देखो LD1/D2 ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के जोड़ दिया है। जोड़ेंगे तो यहाँ DI/dt ये L1 L2 L3 जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, कैपिटल है, ठीक है। तो वही किया है। बाकी यहाँ पे क्या किया है, करंट अलग अलग होगा पैरेलल में, तो वही किया है, करंट को ऐड कर दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएट किया है। तो ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। एक बात और ध्यान देनी है बाबू, एक बात और ध्यान देनी है, जैसे एक चीज समझना, यहाँ पे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब है तो हो सकता है कभी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस होने की भी पॉसिबिलिटी हो, ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। वो जो तुम L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 देखो सीरीज में, वहां म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं की जा रही है, ठीक। लेकिन अगर हम कंसीडर करें तो इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और इसका, भाई पेयर्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ये तो आपको पता चल गया। मतलब मेरी बात समझना, इसके वजह से इसके अंदर फ्लक्स का चेंज आ सकता है कि नहीं, अगर बहुत क्लोज है तो आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसका फ्लक्स का चेंज ये फेवर करेगा, देखो तो उस केस में जो L इक्विवेलेंट होता है, जैसे मान लो ये L1 है, ये L2 है, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू उस केस में L1 प्लस L2 होती है सीरीज में, बस एक अंतर आता है, प्लस माइनस 2 टाइम्स M हो जाता है। कब हम प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि ये जो कॉइल है L2 इंडक्टर जो है, ये L1 के जो है फ्लक्स को फेवर कर रहा है, क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो फेवर कर रहा है तो हम प्लस ले लेंगे। ये एक और फॉर्मूला है जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कंसीडर करते हैं। और जब बोलेगा कि ये सेकंड कॉइल जो है L2 यानी कि सेकंड इंडक्टर जो है वो पहले इंडक्टर के फ्लक्स चेंज को अपोज कर रहा है, जब अपोज करेगा तो यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो वही यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो, ये चीज लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ पे जब आप फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जब म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो जो L इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। इसका प्रूफ होता है नो डाउट, लेकिन देखो सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई जेई सिलेबस से बाहर का है, तो नीट के तो भाई नीट में तो है ही नहीं है ये सब, नीट में तो है ही नहीं ये कॉम्बिनेशन और ये सब नीट में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक जो है रिस्क फैक्टर की वजह से मैं ये सब बता दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है वो समझ में आया। क्वेश्चन में अगर फेवर कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, अपोज कर रहा है तो माइनस ले ले, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अभी देखो ये वही यार सिंपल सा जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट सोलेनाइड है,
50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है प्राइमरी में, 200 टर्न्स सेकेंडरी में। अरे सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब नीचे वाले को प्राइमरी बोला है, ऊपर वाले को सेकेंडरी बोला है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनोइड जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाइए म्यूचुअल इंडक्टेंस का, निकाल लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? ये पर सेंटीमीटर बोला है ना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट पाई n1 n2, ठीक है, n1 n2 r1 स्क्वायर अपॉन l लेंथ, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मेरी बात देखो, क्वेश्चन पहले समझ लो, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट सोलेनोइड है जिसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हैं और 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी है, 200 टर्न्स सेकेंडरी में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनोइड जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है म्यू नॉट पाई n1 n2 r1 स्क्वायर अपॉन l1, यही होता है, ठीक है। जब लेंथ इक्वल ना दिया रहे तब की बात, ठीक। तो सोलेनोइड याद करो, इमेज क्रिएट करो कि सोलेनोइड अंडा होता तो ऊपर से एक लूप होता था सर्कल का। n1 अपॉन l1 इज क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो 50 टर्न पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब n1 का वैल्यू 50 है, अगर l1 की वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², ठीक है। तो ये दिया हुआ है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻7 पता होता है, पाई r1 स्क्वायर, ये दोनों मिला के एरिया है, एरिया भी दे रखा है, ठीक। और n2 दिया हुआ है 200 टर्न, मतलब समझो जो 50 टर्न पर सेंटीमीटर दिया वो ये दिया हुआ है कि 50 टर्न पर सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² यहाँ लिखिए और जो है यहाँ पे ऐसा वो 50 लिखिए, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तक कर लेना, यही है, ठीक है। बाकी ये भी कर लेना। 2 सिंगल टर्न कॉइल्स लूप हैविंग रेडियाई दिस। अरे यार, अरे यार वो एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन दिखाए हो ना, वही क्वेश्चन है, देखो वो यहाँ पे आंसर बता के प्रूफ करने को बोल दिया है। अरे यही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ डरना उड़ना नहीं है, ठीक है। वही देखो, 2 कॉइल्स हैं एक प्लेन में, एक आर है एक आर है, दोनों प्लेन में रखे हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। लेकिन आप करिएगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडी करंट एक टर्म होता है यार, एडी करंट एक टर्म होता है, देख लेते हैं एडी करंट क्या है। एडी करंट समझो क्या होता है, सिंपल सा बात है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल होगा तो उसके अंदर जो है फोर्स लगने शुरू होंगे, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, डायग्राम से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है ये जो है कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है, इनको पेंडुलम है, ये कॉपर प्लेट का पेंडुलम है, ये दोनों साइड यहाँ देखो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसको रोटेट करा दिया गया, ऑसिलेट करा दिया, ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब इसके अंदर करंट स्टेब्लिश होगा। ये कॉपर प्लेट जो है इसके अंदर करंट स्टेब्लिश होगा, और ये जो करंट स्टेब्लिश होते हैं, जैसे आपको याद होगा कभी कभी देखे हो पानी में जो है चक्रवात जैसा बन जाता है, ऐसे जैसे तालाब नदी वदी है, ठीक है न, या एक काम करना, बाल्टी में पानी भरना, ठीक, एक डंडा से उसको घुमा देना पानी, देखो जो बनता है ना इस तरह से पूरा गोल चक्रवात जैसा। तो होता क्या है कि जब इसको ऑसिलेट हम कराते हैं किसी चीज को, जैसे कॉपर है, वहां पे कॉपर प्लेट है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं तो वहां पे क्या होता है, करंट्स जनरेट होते हैं, और जो करंट जनरेट होता है वो वही वाटर का जो लूप बनता है वो साइड, उसको कुछ नाम बोलते हैं, मुझे नाम क्लियर याद नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ भी बनता होगा,
ठीक है वो भंवर सर हाँ भंवर नदी में गंगा जी। अरे देखो देखो इनको देखो बट देखें फ्लो पैटर्न जो है स्वर्लिंग एडीज इन वाटर, ठीक है स्वर्लिंग एडीज बोलते हैं, इसीलिए इसको एडी करंट नाम देते हैं। वो जो पानी जो है बाल्टी में पानी रख के ऐसे घुमा दोगे वो जो बनता है ना वो चक्रवात जैसा, उसको स्वर्लिंग एडीज बोलते हैं, वो एडीज होती हैं। तो उसी तरह का जो है एडी करंट प्रोड्यूस होता है इस कॉपर में। ठीक, अब ये एडी करंट क्या करता है, ये अपोज करता है ऑसिलेशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो जैसे ऐसा हो रहा था, ये दोनों साइड में जो है मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट जब करेगा तो इसमें एडीज जो प्रोड्यूस होंगी, इंड्यूस होंगी, मतलब करंट इंड्यूस होता ही है ना मूविंग कॉइल में, तो करंट इंड्यूस जो होता है वो एडीज के फॉर्म में होता है। प्लेट्स वगैरह अगर होती हैं तो एडीज के फॉर्म में जो है करंट इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये डैम्प होने लगता है, धीरे 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 कम होने लगता है, डैम्पिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब ऑसिलेशन जो है रुक जाता है एक समय पे, उसी मैग्नेटिक फील्ड में वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो यही होता है एडी करंट। इसका बहुत ड्रॉबैक है, ठीक है, ये बहुत मतलब यूजफुल नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं अनडिजायरेबल होता है। ठीक है, तो इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, देखो इसमें एडीज आ गए ना, तो अभी पूछ सकता है कि एडी करंट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हम करते क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे जो है स्पाइक्स बना देते हैं, मतलब सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, इसका सरफेस एरिया पहले कितना था, ठीक है सरफेस एरिया इसका पहले कितना था, अब इस सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइक्स बना देते हैं ताकि एडी करंट प्रोड्यूस हो। तो अब भाई ये जो खाली पार्ट है इसमें थोड़ी ना एडी करंट आ जाए, तो अब जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एडी करंट प्रोड्यूस हो। तो टू रिड्यूस एडी करंट हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो एडीज बनती भी हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी, तो उससे जो है डैम्पिंग थोड़ी रुक जाती है, थोड़ा टाइम जो है टेकिंग होता है। तो इसका जो है अनडिजायरेबल होता है। एडी करंट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया कि जब भी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्लेट वगैरह ऑसिलेट हम कराते हैं तो उसमें एडीज बन जाती है, और वो एडीज जो होता है इसको डैम्प करने लगता है, डैम्प मतलब रोकने लगता है। ठीक है, और ये ऑसिलेशन खत्म हो जाता है। एडीज जो होती है अनडिजायरेबल होती है। ठीक है, और इसमें हीट भी जो है, देखो एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल सिंस दे हीट अप द कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है कि ये कोर को हीट कर देता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, जनरेटर होता है ना, जनरेटर होता है, मोटर होता है, ये सब जो होते हैं इसमें भी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, इसी वजह से वो सब गर्म होने लगते हैं, वो क्योंकि रोटेट करते हैं ना, मैग्नेट्स लगे रहते हैं उसमें, तो रोटेट करते हैं उसी के बीच में, कॉइल्स रोटेट करती हैं, तो रोटेशन की वजह से उसमें एडी करंट होने की वजह से जो है वो एग्जॉस्ट होने लगता है, हीट जनरेट होने लगता है। अब मान लो एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता तो तुमको जनरेटर में डीजल या पेट्रोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रोटेट करता रहता। तो इसीलिए डीजल डालने की जरूरत है भैया कि एक्सटर्नल हम एनर्जी देते रहें, नाचता रहेगा। ठीक है, तो एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। लेकिन हाँ, अब हम हैं इंसान, हर चीज से चाहिए फायदा, तो एडी करंट से भी बहुत फायदा निकालने की कोशिश की जाती है। सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में जो फायदा होता है वो ट्रेन होता है। ट्रेन के जो पहिए होते हैं वहां पे मैग्नेट्स लगे, तो एडी करंट के एप्लीकेशन से क्या होता है, अभी तो आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, पहियों के बीच में मैग्नेट्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको ब्रेक लगाना होता है, ट्रेन रोकना होता है, हम क्या करते हैं, एडी करंट का जनरेशन करते हैं। वो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, जरूरी नहीं नचा देना है, ऐसा ट्रेन को कैसे नचा देंगे भाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा वो पहिया नच रहा है ना, पहिया तो नच ही रहा है, तो हम मैग्नेट शुरू कर देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस करा देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे एडी करंट्स वगैरह जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं ट्रेन। बहुत हेल्पफुल होता है एडी करंट जो है, ट्रेन वगैरह में हमने एप्लीकेशन में यूज कर दिया, वही लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग इन ट्रेन, ब्रेक्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। ठीक है, और फर्नेस जानते हो, भट्टी बोलते हैं, इंडक्शन भट्टी इसमें यूज होता है, इलेक्ट्रिकल पावर मीटर में ये एप्लीकेशंस हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। एडी करंट क्या होता है बेसिकली वो हम समझ गए, कैसे रिड्यूस करते हैं, स्पाइक्स बना के सरफेस एरिया रिड्यूस करके। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलो, ये हो गई कहानी हमारी एडी करंट की। हाँ, एक चीज और, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निकाला हुआ है, कह रहा है कि कंसीडर अ जनरल केस ऑफ करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन टू नियर बाई कॉइल्स। दो नजदीक कॉइल में साथ ही साथ करंट दोनों में मूव कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। ठीक है, तो मान लो कि कोई कॉइल हमने लिया, पहला वाला कॉइल का जो फ्लक्स होगा, फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स है, उसमें जो है ये M11 कुछ और नहीं, ये सेल्फ इंडक्टेंस को कह रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा समझो, फ्लक्स जो पहले वाले का होगा
उसका सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा उसी के करंट की वजह से। अबे देखो, छोड़ो वो सब, यहाँ मत देखो, यहाँ समझो जरा। जैसे मान लो यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, ये C1 है, ये C2 है, इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स आप निकाल रहे हो N1 मतलब टोटल फ्लक्स पहले वाले का निकाल रहे हो, तो इसका जो है LI1 होगा कि नहीं अपना खुद की वजह से, यार होगा फ्लक्स। दूसरा, बाकी अगर इसके वजह से भी फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा बहुत क्लोज है, कितना M म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू I2 होगा, तो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। तो ईएमएफ जो जनरेट होगा कुछ नहीं, डिफरेंशिएट मारो, डिफरेंशिएट मारोगे तो d∅dt जो होगा ईएमएफ हो जाएगा n के साथ, ठीक है। और बाकी ये क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई वन बाई डी टी और माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, बुझे। तो ये जो होता है आपका क्या आता है, नेट जो है ईएमएफ आता है। तो न्यूमेरिकल्स में ये बात ध्यान देनी है, दो कॉइल्स रखे हुए तो बहुत क्लोज रखे हुए हैं क्या, और क्लोज रखे हुए हैं तो क्या दोनों में साइमल्टेनियसली करंट जा रहा है क्या, तो साइमल्टेनियस करंट जा रहा है तो भैया सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है। तो यही देखिए, यही है एनसीईआरटी का है, कुछ कहीं से मैं ला नहीं रहा हूँ, यही सब चीजें एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, ठीक है। ये चीजें यही डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकाल दिया है, और ये M11 कुछ और नहीं है, ये L है, आगे देखो कि शायद लिखा भी होगा, हाँ देखो लिखा हुआ L। तो इसी तरह से हम E2 लिख सकते हैं, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड वाला, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड वाला लिखोगे तो यहाँ L2 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा। बाकी सेकंड वाले में ईएमएफ इंड्यूस पहले वाले की वजह से होगा तो यहाँ I1 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझदारी से काम लीजिए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नीट में एकदम नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में पेपर में आपको पूछ दिया तो मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ जेईई मेंस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिए, बहुत आसान, बहुत ही आसान। देखते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। मान लो कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो फ्लक्स का चेंज होगा ही, फ्लक्स का चेंज होगा मूवमेंट की वजह से। तो हमने वो देख भी लिया था, है ना, क्या देखा था, V क्रॉस B डॉट DL, याद होगा। अब ये देखे थे कि नहीं यार, देखे थे ना, ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन किसके वजह से हो रहा था, मूवमेंट ऑफ कॉइल की वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन देखा जाता है यार कभी कभी कि कॉइल मूव नहीं कर रहा है तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, कॉइल मूव नहीं कर रहा है तो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और करंट इंड्यूस होने लगता है सर्कुलर कॉइल के वजह से। एक समझना, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में मिले हुए हैं। ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितना लगेगा भाई, बोलो, जो जिसको आ रहा है सब बोलो, कितना लगेगा फोर्स, दीपक, बियॉन्ड IL क्रॉस सुरेंद्र पांडे, अरे भाई करंट कैरिंग कॉइल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, होगा ना सर, जीरो होगा, हाँ थोड़ा लेट हो गया। करंट कैरिंग कॉइल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में कोई भी क्लोज्ड लूप रखा रहता है तो उस पर जीरो होता है फोर्स। क्या यार, रिवाइज करो अच्छे से। अब देखो जरा, मेरी बात ध्यान समझो, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके उसमें टेस्ट सीरीज में, ये करंट कैरिंग कॉइल था, अभी जो है मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से था, क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल था, अब इसके ऊपर फोर्स पूछा गया था और जीरो ऑप्शन भी था, और सब के सब लगा के आए थे कि इसमें जो है जीरो लगेगा इसके ऊपर फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कॉइल होता है उसके ऊपर क्लोज करंट कैरिंग कॉइल होता है उसके ऊपर फोर्स जीरो होता है। लेकिन अब ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने निकाला था, मैंने बताया, जो बच्चों ने पूछा उसको मैंने बता दिया, जिसको पूछना होगा पूछना, फोर्स लगेगा यहाँ, कुछ ना कुछ लगेगा।
अब मेरी बात ध्यान समझना, जो मैं बताने जा रहा हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो, अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कराना है, लूप मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी पड़ा हुआ है। तो ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए फराडे बाबा सिंपल सा कहते हैं भैया फ्लक्स चेंज करा दो। अरे रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है, क्या रास्ता है हमारे पास कि इसको जो है हम फ्लक्स चेंज करा दें? क्या करके? बोलो भाई सब लोग, क्या करके करा दें फ्लक्स चेंज? फ्लक्स चेंज कैसे कराएंगे? मैंने बताया था कि फ्लक्स चेंज कैसे कैसे हो सकता है, तो बताओ अभिषेक, फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है? अंशुल, फ्लक्स किस किस तरह से चेंज कराया जा सकता है? सब पढ़ा लिखा डांड है यार। भानु, या तो कॉइल को आप रिलेटिव मोशन कराइए उन दोनों में, हाँ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड को ही टाइम वराइंग कर दीजिए। और एरिया से था वो, एरिया से भी था। एरिया चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर मैं एरिया कह रहा चेंज हूं, कर सकते। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लूप को रेस्ट पे रखना है, लूप स्टेशनरी है और फ्लक्स चेंज कराना है, हाँ, क्या करोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। बस एक ही रास्ता ही बचा हमारे पास। अरे यार, सब पढ़ाया गया है यार, रिवाइज किया करो यार बाकी लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मतलब यहाँ पे कोई और चीज बचा ही नहीं हमारे पास, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना ओरिएंटेशन हो रहा है क्योंकि रेस्ट पे है, तो करें क्या? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा। तो होता क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग हो जाती है। टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से जो है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसके अंदर जो करंट मान लो प्रोड्यूस हो गया, क्या हो गया? करंट प्रोड्यूस हो गया। मैंने इस डायरेक्शन में करंट बनाया, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इंक्रीज होने लगी समय के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगी, ये कॉइल उसका अपोज करेगा, कॉइल अपोज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए करंट ऐसा जनरेट करेगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो करंट चलना शुरू, देखा जाता है भाई, करंट जब ये यहाँ फ्लो करता है, ठीक है, करंट जब फ्लो करता है यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, होती है, जो कि टेंजेंशियल होती है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही, एक मेरी बात समझो, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? अब एक बात बताओ, कहानियां समझो पहले ध्यान से, करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहे होंगे, करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बस की बात नहीं है चार्ज को अपने आप मूव करा देगा, समझो। अगर कोई चार्ज, ये रेस्ट में था ना ये कॉइल, तो चार्ज भी रेस्ट में था, तो मैग्नेटिक फील्ड के औकात से बाहर है कि ये चार्ज को मूव कराएंगे, और जब चार्ज नहीं मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा क्या? एकदम पॉसिबल ही नहीं। लेकिन जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है, देखा जाता है इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है यार, करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज यार मैग्नेटिक फील्ड तो मूव करा ही नहीं सकता, चार्ज रेस्ट में था, आखिर कराएगा कौन चार्ज को मूव? यही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है यहाँ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो कि चार्ज को मूव कराता है, और उस चार्ज के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब एक चीज समझ में आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो कंडीशन यहाँ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज होता था, यहाँ नहीं, तो यहाँ पे जो है करंट आया तो चार्ज स्टैटिक नहीं है, पहला बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर की होती थी,
तो हम देख पाते थे कि ई डॉट डीएल जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है क्लोज्ड लूप में। वर्क डन इन क्लोज्ड लूप क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन यहाँ पे जो है यही बात, ये चीज बताते टाइम मैंने बोला था कि देखोगे एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जीरो नहीं होगा। अब आ गया सिचुएशन, तो ये जीरो हो रहा है, ये मैंने बता दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पियर सर्किट लॉ याद होगा, मैं बता रहा था। तो यहाँ पे लेकिन ये है कि यहाँ पे चार्ज मूव करने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक की सिचुएशन नहीं रही। मतलब अब जो है ई डॉट डीएल जीरो नहीं होगा। मतलब एक और बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक केस में कंजर्वेटिव नेचर की होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव नेचर। एक चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीना ठोक ठोक के कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। अब आप हो गए बड़े, अब आपका हो गया इवोल्यूशन। अब आप समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, सामने दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी और इंड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप नहीं बनाती क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर की होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन कर सकती है क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर की हो जाती है यहाँ पे। यानी वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ ये स्टैटिक सिचुएशन है, ये यहाँ इंड्यूस्ड सिचुएशन है, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, देखो क्या होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, चलो तो देखते हैं आगे, मिटा रहा हूं मैं इसको जरा, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। तो हमने देखा कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये जो होता है हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल, यहाँ पे जीरो तो नहीं होता है, तो होगा क्या, याद होगा आप लोगों को, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया। ठीक है, दो टर्मिनल्स के बीच में था वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और क्लोज्ड करते थे तो वहां जीरो होता था स्टैटिक वाले केस। लेकिन यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर। ठीक है, और ये जो होता है माइनस एन डी पाई बाई डी टी होता है। ठीक, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है कि यहाँ क्लोज्ड लूप में भी जो है ये चीज जीरो नहीं हो रही है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जा रही है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हम फैराडे लॉ से जानते ही जानते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब जरा आपको ध्यान देना एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे अगर आप समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे देखो लिखना कहाँ से है वो दिखा दूं पहले। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सारी कहानी मैंने बता दी, देख रहे हो ये सब चीजें। ठीक है, ये भी आपको दिख गया। नंबर ऑफ टर्न होगा तो वही n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर नंबर ऑफ टर्न होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट ऑफ द सर्कल पे टेंजेंट के अलॉन्ग होती है और सेम होती है। सिमेट्री की वजह से इधर इधर की तरफ टेंजेंट के अलॉन्ग जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एक सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन होगा। बीइंग नॉन कंजर्वेटिव फील्ड द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग इन सच फील्ड। सही बात है, ध्यान देना। ऐसे भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल का कोई सेंस है, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव होता है, पोटेंशियल का सेंस नहीं है। तुम्हारे दिमाग पक्का आया होगा सर यही ईएमएफ हुआ कैसे लिखती है जब पोटेंशियल का सेंस नहीं है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब जरा देखो, कह रहा है कि यार फील्ड थोड़ी सी अलग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। हाँ एकदम भाई, यहाँ सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब कह रहा है कि हाँ लेकिन F इक्वल्स टू क्यू डॉट ई वैलिड है, वैलिड है तभी सवाल पूछा गया है। ठीक है, याद होगा जो सवाल पूछा गया था, जो लोग पेपर दिए थे उनको याद होगा कि सवाल में यही पूछा गया था कि किसी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। समझ रहे हो, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेराइंग थी, तो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना था, इस रिलेशन का यूज करके। अभी सिखाऊंगा कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना था। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा वैल्यू आ जाता है किसका, फोर्सवा का। ठीक है,
अब कह रहा है कि फील्ड टाइम्स के भी रिस्पेक्ट में वेरी कर सकती है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी कह रहा है कि सिमेट्रिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखना, कह रहा है कि अगर सिमेट्रिकल सिचुएशन देखें और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें, आपको क्या दिखाई देगा? मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न था तो ये ठीक था। अब देखो सिमेट्रिकल सिचुएशन देखें तो इसको हम E और L लिख देते हैं, याद होगा यार, अरे E इंटू डी भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, याद होगा। ठीक है, भले यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का सेंस नहीं है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है ना, तो इसको हम E इंटू एल बोल देंगे। ठीक, बाकी ये रिलेशन का यूज होता है, ध्यान दो कैसे, डी बाई डी टी, फाइव को हम लिख सकते हैं बी इंटू एस, अबे यार बी इंटू एस, एस बाहर आ जाएगा, डी बी अपॉन डी टी। समझने वाली क्या बात है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे? समझने वाली बात है कि ये एल क्या होता है मास्टर साहब, और ये एस क्या होता है। ये एल बेटा, ये एल वो लेंथ होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लूप का लेंथ आप कह सकते हैं कि वो लूप का लेंथ होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये एस क्या होता है मास्टर साहब, ये एस वो सरफेस एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ये वो टोटल सरफेस एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। एल क्या है, लूप का लेंथ जिसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एस क्या है, वो सरफेस एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दोनों बातें एल और एस ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए फटाफट कुछ प्रूफ कर दें, वो प्रूफ का आपके पास उपाय नहीं है, प्रूफ उपाय यहीं से देखना पड़ेगा, क्या जी मुझे कराना पड़ेगा। हाँ चलो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है, ये प्रूफ देखो भाई, मैं ही कराऊंगा, प्रूफ देखो मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है। दीपक आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। ठीक, इस चलो करते हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है लेकिन इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, देखो भाई प्रूफ किया जाए। ये एक एरिया है कैपिटल आर रेडियस का, जिसके अंदर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, टू फाइंड दिस। अब बड़े हो गए यार, समझ सकते हो ये स्मॉल आर क्या है, बाहर वाला पॉइंट, अंदर वाला पॉइंट, सरफेस का पॉइंट, ठीक है। पहला केस, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कौन हाई पॉइंट पूछ रही है, इस पॉइंट से पहले आप एक बना लें ऐसा, ये रेडियस कितना बा, स्मॉल आर, ठीक है। हम जानते हैं ई, चलो ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, इससे बता दूं, चलो इसी से बता दूं, ठीक है। यही हम समझते हैं, अभी मैंने बताया कि सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये एल क्या है, लूप का लेंथ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये जो हमने बनाया है इसका लेंथ कितना है, अरे है क्या, है ना, इक्वल्स टू सरफेस एरिया किसका होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, किसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, इसमें, कितना है ये, पाई आर स्क्वायर, और ये डी बाई डी टी, पाई से पाई निपट गया। ई की वैल्यू कितनी है बाबू, आर स्क्वायर अपॉन 2r डीबी बाई dt। बहुत इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर लें, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, आर स्क्वायर अपॉन 2r डीबी बाई dt। बहुत देर से राहुल प्रियंका आप लोग शांत हैं, जरा कुछ बोलें, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। राहुल है कि नहीं यार, राहुल बोलता ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 2r डी बाई dt, ये क्या है आउटसाइड पॉइंट, क्वेश्चन देखोगे ना,
क्वेश्चन देखोगे डीवी बाई डी टू को अल्फा मान रखा है, मैं दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में ये देखो अल्फा टेस्ला पर सेकंड माना है ना, ठीक है, तो डीवी बाई डी टी को ये अल्फा मान रखा है, तो कुछ करना नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो अल्फा के टर्म में आ जाएगा, डीवी बाई डी टी की जगह अल्फा लिख देंगे आप, ठीक। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो, जो क्वेश्चन में बी दिया होता है वो टी के टर्म में दे देता है, ठीक है, टी के टर्म में दे देता है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है। चलो अच्छा, सरफेस पॉइंट की बात करें भाई, सरफेस पॉइंट की बात करें, एट आर बराबर आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डीवी अपॉन 2r dt निपटा, मतलब r अपॉन 2 dv बाई dt। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत बेहतर होगा नीट वाले, और बाकी प्रोसीजर तो जेई मेंस वालों को एकदम कंपलसरी है। चलो अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात, एट r लेस देन r लेस देन r मतलब यहाँ कहीं होगा, ऑन पॉइंट p, सर्कल और बनाओ ऐसे ऐसे रेडियस वाले ले लो r, ठीक है। अब देखो यार, ध्यान से समझना बाबू, क्या समझना है कि यहाँ पे ई एल एस डी बाई डी टी निकालें। अगर आप ये वाला जो है आपने रीजन देखा, तो इस वाले रीजन को बाहर वाले से मतलब है क्या कुछ नहीं? अरे गॉसियन सरफेस बनाते थे, एम्पियर लूप बनाते तो बाहर से कुछ मतलब होता था क्या? सब मतलब किससे होता था? अंदर से। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी में बदल रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी में बदल रही है, ठीक है। यानी ई ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और ये क्या आ जाएगा एस क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। अभी ये ध्यान देना है क्योंकि इसी रीजन में अब खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, समझ रहे हो? यही वाले रीजन में केवल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, बाहर वाले रीजन से हमको क्या लेना देना है? लूप के अंदर देखेंगे हम, ठीक है। और बाकी जब बाहर वाला लूप लिए थे तो इसमें जो है इस वाले रीजन में खाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर ले रहे थे, लेकिन अभी जो है यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है तो ये वाले रीजन में ही खाली मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो वही पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया है। पाई निपटा, आर से एक आर निपट गया, ई की वैल्यू बाबू कितनी आई r/2 dv बाई, बुझे आर क्या होता है? सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना है, तो इनसाइड पॉइंट पे ये वेरिएशन आया, इनसाइड पॉइंट पे आया, सरफेस पॉइंट पे आया और आउटसाइड पॉइंट पे क्या आया। तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो ग्राफ वो बनेगा। तो अभिषेक आवाज जा रही है कि नहीं? नहीं जा रही है क्या? अच्छा दीपक, चलो यार तुम अच्छे नेटवर्क में हो, दीपक। हाँ आ रही है। ग्राफ बताओ कैसे बनेगा ई और आर के ग्राफ बीच। इसका हाँ, ई और आर के बीच का एक छोटा सा बनाता हूँ, आर और ई के बीच का। ई और आर, आउटसाइड पॉइंट वाला क्या होगा? आर स्क्वायर ना। अबे स्मॉल आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। इनसाइड पॉइंट पे देखो क्या, इनसाइड पॉइंट से देखो, सेंटर से देखो क्या वेरिएशन शुरू हो रहा है। सेंटर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट बन जाएगा ना, मतलब सेंटर से सरफेस तक। उसके बाद क्या कहते हैं, सरफेस से फिर क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वही रहेगा, क्या कहते हैं कैपिटल आर वाला। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, आर स्क्वायर। अबे स्मॉल आर का बनाना है ना, आर स्क्वायर कहाँ है देख रहे हो? अच्छा हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, हाँ ठीक है। क्या बनेगा तब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, मतलब रिवर्स में आ जाएगा फिर। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है, आप सेंटर से जब आगे बढ़ना शुरू करोगे, सेंटर से जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करोगे, इनसाइड पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर के। मतलब कुछ इसमें नया नहीं है यार, स्ट्रेट बना कहाँ तक? सरफेस तक, ठीक है। छोटा सा बना रहा हूँ, पहले ये सब बना चुके हो यार इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है। अभी सरफेस से पहुंचा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई, कितनी हो गई r/2 dv बाई dt, ठीक है। अभी जैसे ही सरफेस से आगे बढ़े, तो सरफेस से आगे बढ़ना मतलब ये वाला, तो यहाँ पे दिख रहा है r का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इनवर्स है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ठीक है, ये मतलब E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और यहाँ E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये ग्राफ है, अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो यही रिलेशन है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो सवाल पूछा गया था आपके टेस्ट में वो क्या था समझ लो। अब बी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, 1 सेकंड पे पूछा था शायद, मेरे ख्याल से समय 1 सेकंड या 2 सेकंड कुछ ऐसा पूछा था। तो बी को क्या करोगे आप, इनसाइड पॉइंट पे पूछा था कि इसी पॉइंट पी पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स हमको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर F = QE चाहिए। अब ये बात तो पता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, वहां पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थी, Vt के टर्म में दिया हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे इनसाइड पॉइंट पे, सीधे फार्मूला आप लगा सकते हो, dv/dt करके r का डिस्टेंस दिया हुआ था r/2, r का डिस्टेंस कैपिटल R/2 दिया हुआ था, तो ये कैपिटल R/4 हो जाता। dv/dt आप 1 सेकंड पे निकाल लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब चार्ज यानी कि 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते तो फोर्स आ जाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो लोग लिख रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि ये उसमें है नहीं। ठीक है, ये मैंने अपने से ही करा कर दो, आई होप समझ में आया है। ये चीज ध्यान देना, प्रूफ वगैरह कर लेना अच्छे से, ग्राफ बना लेना है, मेरे तरह गोज के मत बनाना, अच्छे से बनाना। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो यार, जल्दी करो, मिटाऊंगा। हो गया स्क्रीनशॉट दीपक? हो गया सर। ठीक है, चलो तो अब जो है दिस वाज ऑल अबाउट योर EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत खुशी की बात है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अब AC बचा है, बस EM वेव है तो रीड करना होता है। तो AC बचा हुआ है, अगली क्लास से शुरू करेंगे। बाकी इसको कंप्लीट करिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाइएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर जी AC जनरेटर बचा हुआ है EMI में, हाँ बचा है, वो नाम में है AC जनरेटर, तो कहाँ पढ़ेंगे AC में। ठीक है, तो ये ध्यान देना। LC ऑसिलेशन भी किसी किसी को दिख जाएगा, एक टर्म होता है LC ऑसिलेशन, तो वो सब जो है AC में है, AC के चैप्टर में पढ़ेंगे हम इकट्ठे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल अभी मैं रख रहा हूँ, और ये आपको मैं दिखा दूं जरा, ये जो है यहाँ पे ये तो मैं करा दिया, बाकी इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स थे, यही वाला क्वेश्चन था, यही देखो, यही सेम क्वेश्चन था। P पॉइंट पे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब पूछा हुआ है, तो ये कर लेना। ये भी एक क्वेश्चन है इसी इंड्यूस्ड से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, मैंने दोनों प्रूफ करा दिया है। यहाँ पे वो पहला वाला प्रूफ है म्यूचुअल इंडक्शन का, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये है, क्या पूछे हुए भैया, ये व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज डिक्रीजिंग। अच्छा, di/dt की वैल्यू दे दिया है, तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाके EMF निकलेगा, क्योंकि EMF क्या होता है, EMF होता है, अगर आप देखोगे तो M × I। अरे यार म्यूचुअल इंडक्शन की कंडीशन है ना, डायग्राम देख के पता चलेगा। तो EMF जो होता है M × अब देखो EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल, मतलब ये नीचे वाला सोलेनॉइड, ऊपर वाला कॉइल है, तो कॉइल में EMF इंड्यूस पूछा है, तो इसका EMF किसके करंट की वजह से इंड्यूस होगा, इसके करंट की वजह से, तो M × I1 करना पड़ेगा, इसका करंट करना पड़ेगा। ठीक है, M × I, तो EMF आएगा, नहीं सॉरी, EMF क्या होता है, M di/dt होता है, अरे फ्लक्स होता है M × I, EMF होता है M di/dt, तो M di1/dt, और di1/dt की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये और M निकालना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्शन आपको फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैं बता दिया हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, मुझे याद भी है, आपको भी शायद याद हो, क्या होता है, μ0 पाई n1 n2 r1² अपॉन लेंथ, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ का मतलब समझना है, देखो 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है ना, मतलब n1 25 अपॉन जो नीचे L1 है उसके जगह पे आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू रख देना, 10⁻², और बाकी 10 टर्न्स, इसका वाला 10 टर्न दिया है, n2 की वैल्यू दिया ही हुआ है, एरिया मतलब πr² का वैल्यू दिया ही हुआ है, रेडियस जो r1² होता है उसका वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है। बस आपको ध्यान देना है कि EMF क्या होता है, M di/dt, तो यहाँ पे जो है di1/dt करोगे, वो वैल्यू ऑलरेडी है, M निकालना है। फिर बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अबे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो EMF निकल गया, अब यहाँ पे जरा समझना, यही ना होता है
यही देखो, यही ना होता है इंड्यूस। ये जरा इसको मैं मिटा रहा हूँ। यही ईएमएफ के बराबर होता है, अभी बताया हूं मैं थोड़ी देर पहले। तो ईएमएफ तो तुम निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेंथ दिया हुआ है, और मैं बताया कि सिंप्लीफाई कर लो, EL इक्वल टू E लिख सकते हैं सीधे हम, ठीक है। तो L लेंथ दिया ही हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो, तो ईएमएफ निकालोगे पहले वाले क्वेश्चन में, उसको लेंथ से डिवाइड कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड चला आएगा, ठीक है। तो ये करना बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब, बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारा अच्छे से कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम एसी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और एसी में जो है, जो एसी जनरेटर और एलसी ऑसिलेशन वगैरह उसी में करेंगे। तो चलिए ठीक है, फिलहाल अभी मिलते हैं अब नेक्स्ट।